Good evening and welcome everyone. I am Jatin Verma, your news analyst for UPSC Civil Services exam. So today we are going to analyze the most important news articles from The Hindu, PIB, Indian Express, and the important coverage, the special emphasis would be given on Donald Trump's visit to India and criminalization of politics, on which one of the former chief election commissioners of India, B. Naveen Chawla, has written an editorial on this topic today. So 22nd of February, the newspaper analysis, coming to the analysis directly, first of all, Pakistan retained on grey list for anti-terror financing. Pakistan has been retained on grey list. NGT, National Green Tribunal, tells the government Central Pollution Control Board to file report on chemical pesticides. So I'll take you directly to the editorial of the day without much ado, without wasting time here and there, coming directly to the editorial analysis. So this is the editorial. I'm going to talk about criminalization of politics and politicization of crime. Second ARC, in its report on this issue of politics, Administrative Reforms Commission, second ARC 2008, had talked about this issue कि जब एक नेता को चुनाव जीतना होता है, जब एक नेता इलेक्शंस जीतना चाहता है, तो वो नेता कुछ भी करता है. क्या करता है? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उसका अंजाम निकलता है. कैसे? एक हुलिगन को, एक गुंडे को किसी के खिलाफ एफआईआर है तो उसे हायर किया जाता है लोगों को धमकाने के लिए कि एक्स पर्सन की फेवर में वोट किया जाए, और ये एक्स बाद में बाहुबली बन जाता है. राइट? बाहुबली के नाम पे वोट डलती है, डंके की बंदूक की चोट नोक पे वोट डलवाया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है, और उसके बाद नेता बनने के बाद एफआईआर जिसके खिलाफ होती है वो एफआईआर वेव ऑफ करवा दी जाती है. फिर धीरे धीरे से उस बाहुबली को, क्रिमिनल को ये लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में खुद क्यों नहीं आ सकता, मैं इस नेता की जीत का कारण हूं, तो क्या मैं खुद नहीं जीत सकता. फिर वो काले कामों वाला जो व्यक्ति है, क्रिमिनल है, वो एक दिन सफेद कुर्ता पजामा पहन लेता है. राइट? और यहां से शुरू होता है सिलसिला क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का. पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स एंटर होने लगते हैं. अब ये जब पहुंच जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा या फिर किसी और सभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो कुछ ऐसा दिखता है वहां का नजारा. 2004 MPs, members of parliament with criminal cases, 24%. 2009 30%. 2014 34%. Right? 2019 43%. तो हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस सच्ची है और बीजेपी अच्छी है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि कांग्रेस बुरी है और बीजेपी अच्छी है, हम ये भी नहीं कहेंगे बीजेपी बुरी है और कांग्रेस अच्छी है. सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. राइट? जो भी बोलते हैं, मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन अर्थार्थ क्लियर है. सो एसेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज क्लियर. सो ये आप डेटा देख रहे हो, ये क्रिमिनलाइजेशन बढ़ती हुई 2009. अब percentage of people with criminal cases entering Lok Sabha, entering as Lok Sabha MPs, members of parliament. Now percentage of MPs with serious criminal cases. Serious criminal cases क्या है? Rape, murder, kidnapping, crimes against women, etc. 29% इस बार. Right? तो क्लोज टू 43% विनर्स. अब जो पार्टी सत्ता में है, बीजेपी, उसके भी ज्यादा ही होंगे, नेचुरल सी बात है. कांग्रेस के भी है 14%, और ये 2004 ये जो 9 का डेटा है, जो इतने क्रिमिनल पॉलिटिशियंस थे, एमपीज थे लोकसभा में. स्टेट्स की भी बात कुछ कर लेते हैं यहाँ पे. स्टेट वाइज फिगर्स ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट लॉ मेकर्स. उत्तर प्रदेश नेताज टॉप द डूबियस लिस्ट. यूपी के नेताज they top the dubious list, 248. 539. तमिलनाडु 178. बिहार, यहाँ पे आप देखोगे ये आंकड़े कुछ इस तरह से. नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएज इन्वॉल्व, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस कितने हैं, ये पूरा जो डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हो. अब इसी पे कहना है बी नवीन चावला का, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्वच्छता अगर लानी है तो राजनीति में ले आओ, झाड़ू पोछा बाकी हम कर लेंगे. राइट? मतलब वो झाड़ू उठाने की प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये शोभा नहीं देता. इट इज नॉट इट इज अनबिकमिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. हम चाहते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं दिल से उनकी, तो वो सिर्फ ये वाला जो झाड़ू बिना उठाए अगर इसको काम को कर दें,
बाकी काम हम कर लेंगे, राइट. एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, देन मिक्सिंग अप ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैड वार्नड अगेंस्ट दीज थिंग्स. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंडिया में इन 3 चीजों में, द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया दे रिवॉल्व अराउंड दीज 3 थिंग्स. क्रिमिनलाइजेशन, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. Now, one by one, litmus test for judicial cleanup order. Last week, Supreme Court judgment on February 13, 2020 by Justice R.F. Nariman and S. Ravindra Bhatt marks an important and possibly far-reaching step towards reining in the political establishment as far as fielding the candidates with criminal antecedents is concerned. पिछले हफ्ते ये जो जजमेंट आई है, इसका काफ़ी गहरा असर होने जा रहा है हमारी इकोनॉमी पे, हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे. कैसे? क्योंकि ये जजमेंट गोज वेल बियॉन्ड द कोर्ट्स अर्लियर ऑर्डर्स ऑफ 2002 एंड 2003. 2002 और 2003 में सुप्रीम कोर्ट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर all the candidates who are going to contest election to provide self sworn affidavit. एक सेल्फ एफिडेविट देना होगा, उनके क्रिमिनल केसेस कितने हैं इसको डिस्क्लोज करना होगा. बट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उसको जनता के सामने रखा जाए. अब पॉलिटिकल पार्टीज को यह कहा जा रहा है कि आपकी चॉइस एक क्रिमिनल कैंडिडेट क्यों है? क्या आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस इलाके में कोई और साफ सुथरा सफेद कपड़ों में, कुर्ते पजामे में नहीं मिला? राइट. जरूरी नहीं है कि सफेद कपड़े पहनने वाला ही हो, राइट. तो ये जो दिक्कत है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अब जिम्मेवार ठहराया जाएगा. If the political parties would field the candidates, so people trust the party and they end up giving the vote to the candidate with criminal record. By virtue of this order, the court has also shifted the part of the onus on political parties. इस ऑर्डर के थ्रू that political parties must do much more to publicize the criminal antecedents of candidates that they have selected to contest both parliamentary and state assembly elections. तो अब होगा क्या? अब आप अगली बार न्यूज़पेपर में इश्तेहार देखोगे कि कोई एक नेता ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होगा और उसके सामने लिखा होगा मर्डर के केस 2, फिरौती का केस 3, राइट, रेप का केस पेंडिंग है. तो हाथ ऐसे ही जोड़े होंगे, कपड़े सफ़ेद होंगे, मेरे काले हैं यहाँ पे, नज़ारा कुछ ऐसा ही होगा, राइट. तो ये चीज़ों को अब रिफॉर्म करने की ज़रूरत, टाइम अब आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में नोटा पे जजमेंट दिया. पॉलिटिकल पार्टीज को पहले चांस दिया गया कि आप अच्छे कैंडिडेट्स को फील्ड करें, राइट. और यहाँ पे लिखा जाएगा कि अब यहाँ पे कहा गया कि नन ऑफ द अबव चॉइस जो है वोटर्स चूज कर सकते हैं. अब आगे बढ़ाते हुए इस सिलसिले को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब ये ज़रूरत है कि नोटा के आगे पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स. इट वुड नो लॉन्गर बी सफिशिएंट टू साइट विनेबिलिटी एज द क्राइटेरिया. सिर्फ जीत के चलते अगर आप किसी को भी चुनाव में खड़ा कर दोगे तो वो गलत है. साइटिंग फिगर्स ऑफ अलार्मिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सच पर्सन्स selected as candidates across the political spectrum, the order asks the political parties contesting elections to henceforth explain why persons without criminal blemish could not have been chosen instead. जो लोग जिनके पे कोई क्रिमिनल दाग नहीं है उनको क्यों नहीं चूज किया जा सकता था. While the judgments of 2002 and 3 were important and emanated after prolonged struggle by a not-for-profit organization, the Association of Democratic Reforms, काफ़ी ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ी इस not-for-profit organization ने. They did not have the desired impact on either political establishment or indeed on voter choices. The present Lok Sabha has an all-time high of 43% of its members having one or more criminal cases against them. अब देखो, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ भी देख लेते हैं. किसी पर्टिकुलर नेता को हम गलत नहीं ठहरा सकते, राइट. हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस गलत थी या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत है. नहीं, दे आर आफ्टर ऑल अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. एंड इन ऑर्डर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी और फॉर मी ऑल्सो टू ब्रिंग अबाउट अ रिफॉर्म, आई फर्स्ट हैव टू एंटर द सिस्टम एंड देन ओनली आई कैन क्लींस द सिस्टम, राइट. चाहे कोई भी हो. तो इसीलिए अब जीत के आना वो अपने आप में एक बड़ी बात है. उसके बाद रिफॉर्म करना आगे पॉसिबल तभी हो पाएगा. बी नवीन चावला इलेक्शन कमिश्नर जब थे, उनका ये कहना है कि उन्होंने और बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर्स ने एक काफ़ी बार ये पॉइंट रखा कि मसल एंड मनी पावर,
बाहुबली राज और पैसे का राज चुनाव में नहीं होना चाहिए, राइट? दे हैव बिकम अ बेन फॉर आवर पॉलिटिकल सिस्टम. Both these two ills, money and muscle, need urgent course correction, preferably from within the executive itself. It surely cannot augur well for us that criminality within Parliament grew from 24% in 2004 to 30% in 2009 to 34% in 2014. Almost half of these cases were all for alleged heinous offences such as murder, attempt to murder, rape and kidnapping. अब ये मैटर इतना सीधा नहीं है जितना लगता है, राइट? मैं इससे पहले, अगर आपको ये इंप्रेशन लग रहा हो जो मैंने इससे पहले कहा कि इतना सीधा है, क्योंकि अगर कोई एक चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल पार्टी में है, किसी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो अपनी ओपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं, अपने खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके खिलाफ जानबूझ के केसेस जो है लॉन्च करे जाएंगे, एफआईआर करवा दिया जाएगा ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सकें. ये भी एक मुद्दा सामने आता है. In turn, political parties and candidates have often voiced their concerns that the cases tend to be foisted on them by political opponents. When Election Commission of India recommended to the government that a law was warranted to exclude those candidates against whom charges had been framed by a court of law. जब कोर्ट ऑफ लॉ ने चार्जशीट इशू कर दी, पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, कोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दिया कि चार्जेस आर वैलिड, कि जो धाराओं के तहत उस पे आरोप हैं कॉन्टेस्टेंट के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ वो वैलिड हैं, तब उन पॉलिटिशियंस को एटलीस्ट कॉन्टेस्ट नहीं किया जाने देना चाहिए. इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री के सामने ये बात रखी. एटलीस्ट उन केसेस में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, एटलीस्ट इन दोज केसेस which are for heinous offences punishable by imprisonment of 5 years and more, the parliamentary standing committee that had been set up, उस समय एक parliamentary standing committee को सेटअप किया गया to examine the proposal unanimously. This committee ruled against the Election Commission of India recommendation. Perhaps the most vociferous voice was that of the late legal luminary Ram Jethmalani, who was a member, जो क्रिमिनल केसेस में डील करते थे. राम जेठमलानी ने उस टाइम ये कहा कि नहीं, जो काफ़ी सारे केसेस हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और कई बार व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया होता फिर भी उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है. ऑफ कोर्स नॉट ऑल दी एफआईआर रिपोर्ट्स लॉन्च्ड अगेंस्ट द पॉलिटिकल प्लेयर्स आर क्रिमिनल इन इंटेंट. कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मेधा पाटकर के खिलाफ मुद्दा है, अब उसको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो, राइट? Or which is why the Election Commission for over 20 long years for now had addressed the Election Commission approached various prime ministers to pass a law on the ground that the charges framed by a court of law for only heinous offences and cases registered not on the anvil of elections but up to 1 year prior would amount. यानी कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पॉलिटिकल क्लास की, पॉलिटिशियंस की बात जो है बिल्कुल ठीक है. पॉलिटिशियंस की बात ठीक है कि चलो कि कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी कि अगर मैं ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं और मैं गवर्नमेंट के खिलाफ किसी एंगर, किसी ग्रीवेंस के कारण प्रोटेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे खिलाफ केसेस लगा दिए जाएंगे ताकि मैं अगली बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना कर पाऊं. पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हो सकते हैं. इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि वो केसेस जो चुनाव से 1 साल पहले जिनके में एफआईआर लॉन्च हुआ था, उन केसेस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना समझा जाए. क्या ये सही है? नहीं. तो फिर तो ये किया जाएगा, चुनाव से ठीक 1 साल 1 महीने पहले केसेस फाइल कर दिए जाएंगे ताकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए. फिर कुछ चीजें और मैं ऐड करूंगा. फिर प्रस्ताव आया 2018 में, एक प्रपोजल आया कि क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के लिए क्या किया जाए, स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करे जाएं. स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करे जाएं ताकि इनके खिलाफ जो मैटर्स हैं, द मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स दैट आर पेंडिंग अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस कुड बी डिसाइडेड इन अ फास्ट पेस्ड मैनर. क्लियर? ये एक प्रपोजल आया. अब इसमें दिक्कत ये है कि जैसे अभी चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव, उसके बाद पहले 2-3 बार, ये सही भी है कि काफ़ी बार ये लोग रेल मंत्री बनते हैं फिर जेल जाते हैं, तो राइट, लालू प्रसाद यादव वॉज द रेलवे मिनिस्टर, और उसके बाद अब अगर उस टाइम पे स्पेशल कोर्ट्स होते तो ये पहले जेल चले गए होते, राइट? तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि
दोनों की, लेकिन इसमें क्या है, उसका अपना क्रिटिसिज्म है। अगर उनके लिए स्पेशल कोर्ट है तो तुम और मैं क्या बुरे हैं? फिर आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो जाएगा। अगर मैंने कोई गलती से क्राइम कर दिया या आपने कर दिया, आपको चाहिए सिलेक्शन, जब तक एफआईआर पेंडिंग है तब तक आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। या कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स क्यों ना हो, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स क्यों हो, राइट? ये जरूरी थोड़ी है कि मेरा क्रिमिनल मैटर अगर पेंडिंग है तो मैं पहले सफेद कुर्ता पजामा पहनूं, उसके बाद मेरा मैटर जल्दी डिसाइड होगा। तो काफी सारे ये मैटर जो है टैंगल्ड है, राइट? तो ये चीजों का सिंपल प्लेन वेलिना सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए हम किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्राइम मिनिस्टर, किसी गवर्नमेंट, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट? इसलिए वोटर सेंसिटाइजेशन पे अब आएंगे हमारे राइटर। यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि वोटर बिहेवियर, ऑल्दो द रीसेंट जजमेंट हैज डिक्रीड दैट पॉलिटिकल पार्टीज विल गिव much wider publicity to the criminal antecedents of their candidates, it is possible that this alone may not be sufficient. Voter behavior is most often conditioned by their own immediate needs. तो जो हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वोटर बिहेवियर में क्या होता है, हमारी प्राइम नीड्स क्या हैं, राइट? प्राइमरी नीड्स के वोटर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी वोटर्स इमीडिएट नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान या शिक्षा। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, इन्होंने, मोदी जी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था, मेरा क्या मुझे क्या। लोगों की ये मानसिकता है इंडिया में, दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, और व्हाट गोज, हमें क्या करना है, राइट? हम लोग क्रिकेट में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, न्यूज चैनल पे कम, जब आईपीएल चल रहा होता है। बाद में वो अलग बात है कि बाद में पता लगता है कि आईपीएल फिक्स था और न्यूज सही थी, राइट? तो ये सब चीजें होती है हमारी कंट्री में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज मतलब फ्री में किसी को लैपटॉप दे दो, वो अलग बात है कि वो क्रिमिनल हो तो उसको हम वोट देने लगते हैं, राइट? तो कोई भी हो, फॉर एग्जांपल किसी को कोई सोने की बालियां बांट रहा है, कोई ये कह रहा है कि अकाउंट में 15 लाख आएंगे, कोई ये कहता है कि किसी का हाथ जो है गरीब आदमी के साथ है, आम आदमी के साथ है, लेकिन हाथों में खून लगा है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए वोटर सेंसिटाइजेशन इज क्वाइट नेसेसरी। वोटर्स नाउ ऑफन enough tend to demand money and freebies. With our criminal justice system clogged with cases and lawyers' fees often far beyond what many can afford. राइटर बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। तो ये जो गुंडा क्रिमिनल है, कल को जो पॉलिटिशियन, एमएलए या एमपी बनेगा, वो डिलीवरी ऑफ रफ एंड रेडी जस्टिस जो देता है, सड़क पे खड़े होकर जो फैसला किया जाता है, लोग उसको अपना मसीहा मानने लगते हैं। आपने देखा होगा हर टाउन में, हर छोटी सिटी, टाउन, कस्बे में एक ऐसा नेता होता है, एक ऐसा लीडर होता है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। वो एसएचओ को पुलिस में फोन करेगा तो काम होने लगते हैं, राइट? कब्जा लोग छोड़ के चले जाते हैं, पुलिस वाले के जाने से नहीं छोड़ते, राइट? तो ये जो लोकल पॉलिटिशियन है, जिसे हम डॉन कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं भैया जी, राइट? He is often seen as the messiah on hand. All too often these cases involve bread and butter issues. लोगों के जो आम bread and butter issues हैं, किसी की दुकान पुलिस ने सील कर दी, किसी की ज़मीन पे कब्जा हो गया, लैंड एंड इरीगेशन डिस्प्यूट्स, तो ये जब रॉबिन हुड टाइप कॉन्टेस्टेंट इनको सॉल्व करने लगता है तो लोग उसमें अपना नेता ढूंढने लगते हैं, और यही व्यक्ति जो है चुनाव जीत के आ जाता है, राइट? दिस वॉज नॉट ऑलवेज द केस. In the 1970s and 80s, the Don was content to support the local political bigwig. Don was happy कि मैं नेताजी को सपोर्ट कर रहा हूँ और नेताजी मेरी एफआईआर को संभाल लेंगे. Crowd pulling capacity, right? And hoping that once elections were over, the elected leader would help the Don in turn, not least to help wipe out his string of cases. तो पॉलिटिकल क्लास जो है, जब वो नेताजी जीत जाएंगे डॉन की मदद से, तो डॉन के खिलाफ जो केसेस है नेताजी संभाल लेंगे. तो बाय द 1990s द मसल मैन डिसाइडेड दैट दिस वाज नॉट गुड इनफ. He decided to instead help himself to the fruits of political power by entering the electoral fray. Not all such players were men. Witness the life and death of फूलन देवी. तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मैन हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं. फूलन देवी हु केम इनटू पॉलिटिकल पावर ऑन द पावर ऑफ अ गन एंड फेडेड आउट टू इन द सेम मैनर. तो अब हमें आगे ये देखना होगा. सो फार वट एवर सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस हैव एमिनेटेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. क्या इस मामले में पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने, गवर्नमेंट ने कुछ किया है? क्या किया है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स.
इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत अच्छी चीज़ है कहने को कि मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आई हैं तो पॉलिटिकल फंडिंग क्लींस हो जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर जो इससे पहले वाले थे उन्होंने उसका क्रिटिसिज्म किया है। फॉर क्रिटिक्स ऑफ दिस प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द राइटर बी नवीन चावला, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, वांट्स टू रिमाइंड देम ऑफ नन ऑफ द अबव ऑप्शन order in the Lily Thomas case, Lily Thomas versus Union of India case, wherein a parliamentarian or MLA convicted of an offence that leads to a sentence of 2 years or more will be barred from contesting an election for 6 years। यानी कि लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट MLA या कोई है जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या किसी भी ऐसे एक्ट में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा होती है, तो वो 2 साल की सज़ा पूरी करने के बाद एक्स्ट्रा 6 ईयर्स के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ही कैनॉट थिंक ऑफ बिकमिंग द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इफ द चार्जेस, इफ द लॉ अंडर विच ही हैज बीन बुक्ड involves a punishment of more than 2 years, 2 years or more than 2 years, then he would be barred from contesting elections for 6 years। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे अपने लालू प्रसाद यादव जी, और एक और हमारी लीडर रह चुकी हैं पास में, लीडर की साथी रह चुकी हैं जिनकी कला बहुत अच्छी थी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की, ससी कला, राइट। तो तमिलनाडु से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपको ऐसे लीडर सब जगह मिल जाएंगे। तो इट इज़ देयरफॉर प्रूडेंट टू अवेट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट असेंबली इलेक्शंस ऑन द एनविल। तो आप देखोगे कि अगली बार जब एडवर्टीजमेंट आएगी तो नेताजी के नाम ही नहीं, नेताजी के काम भी साथ में लिखे होंगे। कितनी FIR हैं, FIR जिसे अब तक सर्टिफिकेट माना जाता है इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने का, उसका अब क्रिटिसिज्म होगा कि इतनी FIR हैं इनके पास, राइट। तो ये चीज़ें जो है अब सुधार होगा शायद इनका। राइटर ये कह रहे हैं वी शुड बी होपफुल। आगे चलते हैं। Forging a new India-US modus vivendi. We'll deal with this in the detail. First of all, let's deal with the news articles. Pakistan retained on the grey list of Financial Action Task Force for another 4 months, with a stern warning from the global watchdog that met in Paris to complete the 27-point action plan that it has been given by June 2020. Guys, I would like to tell you one small but very important announcement कि जिस दिन अनअकैडमी का एक YouTube चैनल है, छोटा नया चैनल बनाया उन्होंने UPSC के लिए डेडिकेटेड। तो पहले वाला जो चैनल है उस पर क्या था, जो अनअकैडमी का बड़ा चैनल है जिस पे 40 लाख 30 लाख फॉलोअर्स हैं, उस पर काफ़ी सारे वीडियोस थे, फनी वीडियोस और ये सब, राइट। तो अब सीरियस मैटर में स्टडी के लिए एक नया चैनल बनाया गया, अनअकैडमी आर्टिकुलेट, जो कि हमारी मैगजीन का नाम भी है। अनअकैडमी जो हमारी जतिन वर्मा IAS नाम से मैगजीन आती थी, वो अब अनअकैडमी उसे पब्लिश कर रहा है। एडिटर, आई एम द एडिटर, माय टीम इज डूइंग द जॉब ऑफ ब्रिंगिंग आउट द मैगजीन। दे आर पब्लिशिंग इट सो दैट इट कुड रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस, लार्जर रीडरशिप। तो उस चैनल पे आजकल मैं DNA कर रहा हूँ, लेकिन जब जब उस चैनल पे DNA नहीं आता ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, तो आप इस चैनल पे यानी कि जतिन वर्मा IAS अकेडमी वाला ये जो चैनल है जिस पे हम आज DNA देख रहे हैं, आप इस पे DNA फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? जतिन वर्मा IAS अकेडमी, इस YouTube चैनल को आप याद रखें। कई बार ऐसा होता है कि DNA वहाँ पे बंद हो गया, कई बार पूरी तरह बंद हो गया, राइट, तो भी आप इस चैनल पे आ सकते हो। क्लियर? सो दिस इज देयर, क्योंकि वो 1-2 बार चैनल पहले शिफ्ट हो चुका है, वो नया चैनल आ गया फिर उसके बाद पहले। तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस बाय जतिन वर्मा, इसीलिए चैनल चेंज होते रहते हैं बट DNA कॉन्टिन्यूड रहेगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द FATF समरी रिपोर्ट, पाकिस्तान नीड्स टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन 8 स्पेसिफिक एरियाज। ये कहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स एक्शन प्लान दिया गया था, जिसमें से पाकिस्तान ने 14 पे काम किया, 13 पे नहीं किया। पाकिस्तान को अभी भी ये कहा गया है कि वी विल, FATF ने ये कहा है कि दैट दे विल वेट एंड वॉच। पाकिस्तान वुड हैव टू deliver, right? So this is there. Now, coming here, no reprieve. Pakistan has been retained on the grey list of the Financial Action Task Force for 4 more months. Now, you have to answer in the comment section that when was India added to FATF and what all laws have been passed by India to comply with the
to comply with the dictats of or the action plan of Financial Action Task Force. I had explained the Financial Action Task Force in one of my previous videos on the daily news analysis, so you can watch that. I would request all of you to please cover the backlog of DNA from at least 1st of February onwards. Now coming here to this, Pakistan was given a September 2019 deadline, if we get into the background, to complete the tasks that included: number 1, shutting down all the access to funding of United Nations Security Council designated terrorist groups including the Taliban, Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and second, prosecuting their leadership for any access to finance, as well as tightening laws and banking security norms. So deadline has now been extended. Earlier the deadline was extended in November 2019 after Pakistan was judged to have complied with only 4 points of the plan. FATF extended the deadline to February, and now again another extension has been given. So we have dealt with this issue earlier also. Let's study something new today. Coming here to this part, how many lists are there, blacklist and grey list? All these issues have been covered in one of the previous DNA sessions. Now NGT tells government CPCB to file report on chemical pesticides petition. National Green Tribunal has directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Central Pollution Control Board to furnish a report on plea seeking the directions to restrict the use of chemical pesticides. A bench headed by NGT chief directed authorities to submit the report on strategies to be adopted within 2 months. तो एक बार इसको डिटेल में देखते हैं, है क्या? Pesticides that are banned or severely restricted in most parts of the world are extensively used in India. We do not have a clear-cut system to ensure that they are managed in a sound manner so that they pose only limited risk to health. So this is there. Now Ministry of Agriculture and Farmers Welfare marches ahead, takes steps to tackle the banned pesticides. The government registers these pesticides after a detailed evaluation of efficacy of the product and safety to human, animal and environmental health. Technical reviews are carried out from time to time to assess the safety of pesticides. An expert committee was constituted for this purpose to review 66 pesticides that are banned, restricted or withdrawn in other countries but continue to be registered in India because of laxity in regulation in our country. The committee recommended 13 pesticides to be banned, 27 to be reviewed in 2018 and 6 to be phased out by 2020. So atrazine, this chemical remains one of the most widely used herbicide. Atrazine is an endocrine disruptor. Studies link low level exposure of this atrazine to birth defects, delayed puberty and infertility. High cancer risk and environmental toxicity are also of concern. It is banned in the European Union. So likewise this carbofuran. Carbofuran is one of the most dangerous pesticides and is most often marketed under the trade name this Furadan and Curator. It is extremely toxic to birds, fish and bees. Chronic exposure can damage the nervous and reproductive systems. It is banned in the United States, Canada and European Union. So this is there. तो एनजीटी ने अब ये कहा है कि सीपीसीबी को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस पे रिपोर्ट फाइल करनी होगी कि कौन कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि बाकी कंट्रीज में बैंड हैं, इंडिया में बेलगाम इनको बेचा जा रहा है, राइट? तो स्टेटस ऑफ पेस्टिसाइड्स बैन इन इंडिया विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर डेथ्स due to pesticide poisoning and submission of Anupam Verma committee report. On the Union of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare had notified the pesticides prohibition order this order in 2018 October, under which use of 18 pesticides was banned. Of these 18 pesticides, 12 pesticides have been banned from immediate effect, and ban on the other 6, as we saw in the previous slide here. The 6 were supposed to be phased out by 2020.
तो स्टेटस ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स इन इंडिया, नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स विच आर नाउ बैंड विद इमीडिएट इफेक्ट, ये इनके नाम है, राइट? तो नो नीड टू गो इनटू द नेम्स ऑफ दोज विच हैव ऑलरेडी बीन बैंड. You should be focusing more on these 2-3 which are yet to be banned in our country. Now coming to the other news, class 1 pesticides should be banned in India. Pesticides whose handling and application require the use of personal protective equipment that is uncomfortable, expensive or not readily available should be avoided, especially in the case of small scale users and farm workers in hot climates. Every year there are about 10,000 reported cases of pesticide poisoning in India. Now you have to answer in the comment section, why is diclofenac, why has diclofenac been in news for last few years? UPSC has asked the question around this diclofenac and endosulfan at least 3 or 4 times in last 5-7 years. Endosulfan, diclofenac, then Salim Ali Center, then बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. आप ये सब क्वेश्चंस आंसर करेंगे. प्रीलिम्स में बार बार इन्हीं चीजों के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. देन इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन ह्यूमंस, endocrine disruptors. The term endocrine or endocrine disruptor refers to substances that interfere with hormones or hormone balance. Hormones are the chemical messengers of the body. They are necessary to regulate. तो ये थोड़ा सा बायोलॉजी का इसका एंगल है, वो थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे आप. Reduces the semen quality with consequent decreased fertility, genital malformations, testicular and prostate cancer, early puberty, appearance of cysts in the ovaries. Like that, there are many other harmful side effects. So grave danger. Farmers are in peril due to lack of regulation of hazardous pesticides. Consumption of class 1 pesticides in India. Cases of accidental intake. So class 1 pesticides को आपको ध्यान रखना है. Class 1 pesticides are yet to be banned. All of them are not yet banned in our country, right? So pesticides can be acutely toxic. So they can present as respiratory tract irritation, etc. So आगे चलते हैं इस पे. Adopt pragmatic approach on cigarette tax. Federation of All India Farmers Association, a tobacco farmers body, has urged the central government to adopt a pragmatic approach on cigarette taxation, as it is directly linked to the livelihoods of millions of tobacco farmers and farm workers. अब यहाँ पे आप देखो कि FIFA प्रेसिडेंट सेड, अब फार्मर्स को फ्रंट पे लाके ये दिखाया जा रहा है. टोबैको इंडस्ट्री जो कि आज तक इन कारणों की वजह से टोबैको फार्मर्स को जेन्युइन प्राइस ना देने की वजह से न्यूज में रहती थी फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस, आज वो फार्मर्स को आगे लेके आ रही है और ये कह रही है कि फार्मर्स का लाइवलीहुड इससे जुड़ा है, इसलिए टोबैको पे, सिगरेट पे कम टैक्स लगाया जाए. जब पहले बात आती थी कि इनको प्राइस पूरा दिया जाए बीडी लीव्स और ये सब के लिए, तब इंडस्ट्री बोलती थी कि नहीं, सिगरेट बहुत सस्ते में बेची जाती है तो इन्हें हम नहीं दे पाएंगे, राइट? फाइफा प्रेसिडेंट सेड दैट द इंक्रीज इन द नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंसी ड्यूटी ऑन सिगरेट्स proposed in the Union Budget 2021 will have an adverse impact on the livelihood of Indian flu-cured Virginia tobacco farmers, as the tax increase will provide a further boost to the smuggled cigarette trade. तो ये सरकार को डराया जाता है. This is called as negative lobbying, right? Impact on farmers due to increasing the tax. The hike in the tax is a major setback to FCV tobacco farmers who have been fighting torrential and unseasonal rains this year in Andhra Pradesh and Karnataka. Indiscriminate increase in the excise duty on cigarettes will result in reduction in the legal cigarette production. This will reduce the tobacco purchases of domestic manufacturers, impacting the market prices. So flu-cured Virginia this tobacco is the main exportable tobacco produced in India, and this is an exportable variety of it. Of around 60% of it is exported, while the rest is used in domestic cigarette manufacturing. तो अब ये तो अच्छा है कि अगर this variety of tobacco पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, तो जब 60% इसका एक्सपोर्ट होता है तो अब 90% एक्सपोर्ट हो जाएगा. Why should we be consuming something which is going to cause cancer, lung cancer, etc. in our own country? तो ऐसा तो है नहीं कि इसको कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या ये बाहर की मार्केट में बिक नहीं रहा है. अच्छा खासा बिक रहा है इसका मतलब.
तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, राइट? तो कोई भी लॉजिक लगाया जा सकता है ऐसे केस में। नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंसी ड्यूटी, अब देखो लोग भले ही कुछ भी कहे निर्मला सीतारमन के बारे में कि बजट अच्छा नहीं था या कुछ नहीं था, मैडम ने ये काम तो अच्छा किया है कि सिगरेट पे ड्यूटी ज़्यादा लगा दी है, ये नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंसी फंड के चलते, ड्यूटी के चलते। बजट 2020-2021 was presented by finance minister and it increased the national calamity contingency duty. The imposed duty is expected to witness a price rise of 7% in the sales of cigarettes. What is NCCD? NCCD is the tax imposed on pan masala, cigarettes, cellular phones and other tobacco products. It was introduced under Finance Act 2001. The Tobacco Institute of India believes that increasing the NCCD will incentivize illegal cigarette trading in the country. Currently, the illegal cigarette trading account 1/4 of the Indian cigarette market. So, बाकी की details are not that relevant. Tobacco industry in India, as I said, you can download this PDF from my website www.jatinverma.org. And to get regular alerts regarding the DNA or my other special classes, free classes, magazine, PDF on relevant topics, you have to send a WhatsApp message typing alerts on on this number. आप इस पे भी चैट बॉक्स जो ऑप्शन है वहाँ पे भी ये कर सकते हैं वैसे 9582868080. आई रिपीट 9582868080 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, सिंपली आपको अलर्ट्स लिखना है. तो यू विल बी नोटिफाइड थ्रू द मैसेजेस ऑन द टेलीग्राम अबाउट द अपकमिंग live sessions, seminars or PDF of the current affairs magazine and rest of the activities that we are doing on www.jatinverma.org. Now, flue cured Virginia tobacco, ये प्रोडक्शन के बारे में कुछ डिटेल्स. वी हैव डन द एनालिसिस ऑफ दिस न्यूज़. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ये एक्सपोर्टेबल वैरायटी ग्रो करी जाती है. Now coming to this other news, India Maldives agree to take on terrorism radicalization. Union Home Minister met his Maldivian counterpart and discussed bilateral cooperation in the fields of counter-terrorism and counter-radicalization among other things. A statement issued by Ministry of Home Affairs said both have discussed the issues of mutual interest in the areas of security and law enforcement cooperation. Welcoming the strengthening of India-Maldives partnership, the ministers welcomed the expansion of bilateral cooperation between India and Maldives. तो पिछले टाइम में हमने देखा कि जब मालदीव्स में एक नॉन इंडिया फ्रेंडली प्राइम प्रेसिडेंट जो रूल कर रहे थे, उस टाइम पे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे. अब मालदीव्स में डेमोक्रेटिक पार्टी के आने के बाद, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पावर में आने के बाद इंडिया मालदीव्स रिलेशन फिर दोबारा से इंप्रूव होता हुआ. Prior to arriving in Delhi, the delegation from Maldives also visited Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy and the Gujarat जाए बिना कोई कैसे आ सकता है? Gujarat Forensic Sciences University, right, Gandhinagar. Now background, Maldives got independence in ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है. Maldives is located on sea lanes of communication, strategic importance, has vast exclusive economic zone, 200 nautical miles, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के तहत समझते हैं. जिन लोगों ने पढ़ रखा है व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लिमिट क्या होती है, ये आपको बताना है. टेरिटोरियल वाटर्स stretch up to how many nautical miles from the coastline of a country? Please answer these questions in the comment section. In 2008, India helped it to obtain democracy. The logic of geography dictates that India's role will be critical in determining the trajectory of political developments in Maldives. So Prime Minister Narendra Modi had attended the swearing-in ceremony of Mr. Solihi as the President of Maldives in November 2019. This was Indian Prime Minister's first visit, Narendra Modi's first visit to the nation as Prime Minister and first by an Indian head of state since 2011. Prime Minister Modi enthusiastically reached out to all of India's neighbors after his election in 2014, but he remained reluctant to engage Mr. former President, Mr. Yameen, because Yameen was pro-China. His planned visit to Maldives in March 2015 was cancelled. Now the relationship is improving between the two countries.
So indicators of change. Indian Prime Minister's visit. Indian Prime Minister had attended the swearing-in ceremony of Mr. Solih in November, first by an Indian Prime Minister since 2011. Maldives India First policy. The new President Solih recalibrated his government policy and commitment to working together closely with India. Right? So ये सारी resetting of ties between the two countries is a process and not just an event. However, in the light of recent events, it can very well be concluded that the process of resetting India-Maldives ties has begun in the right direction. Areas of cooperation between Maldives and India. So this is there. Prime Minister Modi also announced that India would provide 1,000 additional slots over next 5 years for training and capacity building in the diverse fields to Maldivian people. Maldives government's vision of transparent and rules-based approach to growth and development has given a boost to investor confidence in the country Maldives. तो दोनों कंट्रीज जो हैं इंडियन ओशन रीजन में भी कोऑपरेट कर रही हैं एंड इंडिया फर्स्ट पॉलिसी. Maldives reaffirmed the India first policy, saying that every project, infrastructure project or any developmental activity in Maldives will be first offered to Indian companies like GMR, etc. Right, so these things are. Maldivian government's decision to rejoin Commonwealth has improved bilateral relations between the two countries. The two sides, Maldives has joined the Indian Ocean Rim Association as its newest member. Please remember this for prelims. Then the two sides also signed 4 agreements for visa liberalization for segments such as Indian investors, cultural cooperation, IT and electronics cooperation, and improving the ecosystem for agriculture business. Right, so this is there. A declaration of emergency by the last government. Political leadership has been vacillating in its position vis-a-vis India, with respect to India. तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे. Maldivian authority refused to extend visas of 26 Indian Navy personnel. An estimated 2,000 Indian applicants for job opportunities were denied visa by Maldives. So economy and international. Forex reserves rise to record $476 billion. कंट्री के इंडिया के आरबीआई के पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे हैव टच्ड $476 बिलियन. दिस इज अ गुड न्यूज. दिस इज अ न्यूज फॉर विच विल लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन रुपी vis-a-vis other currencies. Foreign currency assets of RBI, a major component of overall RBI reserves, rose by $2.763 billion. अब आपको ये बताना है what are the constituents of RBI's reserve. Foreign currency being one part, what other items are there in the forex reserves of RBI, right? तो ये आपको बताना है. तो static portion even though has been covered, but try to pull out what is special drawing rights. Okay, I have answered this question here now. What is the meaning of special drawing rights? They are an artificial currency instrument created by International Monetary Fund, which International Monetary Fund uses for internal accounting purposes. The value of SDR is calculated from a weighted basket of major currencies. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा. These things are important for your prelims, right? SDR क्या है किसी और दिन इसको समझेंगे. आज DNA की नेचर को न्यूज एनालिसिस में मेंटेन करते हुए आज हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, OBC want a new name for merged entity. ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, they are set to merge. OBC and United Bank of India have requested Finance Ministry to consider a new name for the merged entity. तो public sector banks का merger किया जा रहा है. If the ministry agrees to request, then this will be a departure from the precedent set by merger of Bank of Baroda, Vijay Bank and Dena Bank that took effect this financial year. उस merger में Bank of Baroda, which was the transferee bank, retained the name. Vijay Bank and Dena Bank were transferor banks. In case of PNB, OBC and UBI, PNB will be the transferee bank. तो अब इसका क्या नाम रखा जाएगा? The two other banks are of the view that the name of the merged entity should reflect a pan-India presence and not have a localized name. Regulatory clearances. In fact, during the BOB Dena Vijay merger,
BOB, Dena Bank and Vijay Bank merger, Dena and Vijay Bank also proposed a name change. तो what is in a name, यहाँ पे वो याद आ जाता है, वो शेक्सपियर ने बोला था ना, what is in a name, everything is in the work, right? तो नाम के पीछे जो फाइट है वो नहीं होनी चाहिए कि नाम चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड बैंक को ये लग रहा है, ओबीसी बैंक को ये लग रहा है कि अगर पीएनबी का नाम आ जाएगा तो फिर इन दोनों की आइडेंटिटी खत्म, जो कि वैसे भी खत्म हो चुकी है अब, क्लियर? क्योंकि एनपीएस बढ़ने के बाद एक ये सॉल्यूशन ढूंढा गया कि क्यों ना इन बैंक्स को मर्ज कर दिया जाए। आज हम ये देखेंगे कि क्या मर्जर ऑफ बैंक्स, वेदर मर्जर ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद हेल्दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। अगर मैं ये कहूँ कि आप दो बहन भाइयों, इफ यू आर टू सिबलिंग्स and you are scoring 68% marks and your brother or sister is scoring 32% marks. If your mother tells you that let us merge both your mark sheets so that both of you are scoring 50% each and this will be a face saver for your family, तो आपकी फैमिली को, आपकी मदर को, रिश्तेदारों को ये बताने में दिक्कत नहीं होगी कि मेरा एक बच्चा फेल हो गया, एक बच्चा पास हो गया, राइट? तो जो सिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी मार्कशीट, अगर मान लो कि आप जो हो, आपकी मार्कशीट में 68% मार्क्स हैं, आपका रिजल्ट आया 10th का, और अगर मदर आपको ये कहें कि 68 में से 18% मार्क्स आप पब्लिक सेक्टर बैंक को, अपने किसी ऐसे भाई को या बहन को दे दो जिसके कि कम मार्क्स आए हैं, तो वुड इट बी अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट विल बी अ बैड थिंग फॉर यू। और अगर इसका मैं थोड़ा सा और ग्रेव एग्जाम्पल दूँ, अगर हम ये कहें कि एक HIV एड्स अफेक्टेड पर्सन है और दूसरा हेल्दी वेल्दी पर्सन है, बॉक्सर है, अगर बॉक्सर का खून जो है एक HIV अफेक्टेड पर्सन को दे दिया जाए, इतना निकाल के दे दिया जाए जितना कि HIV एड्स अफेक्टेड पर्सन को चाहिए, तो क्या ये हेल्दी पर्सन के लिए अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है, राइट? तो ये दिखाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्मेटिक अकाउंटिंग। इससे बैंकों के मर्जर से, बैंक्स मर्जर से गवर्नमेंट को 2-3 फायदे होंगे। एक तो बेसल नॉर्म्स जो हैं 9.5% कैपिटल रिस्क टू एडिक्वेसी रेशियो फुलफिल करने का सबसे बड़ा फायदा है, ना गवर्नमेंट को कोई पैसा देना पड़ेगा। एसबीआई को, अगर एसबीआई का रेशियो चल रहा था 11.5, अब एसबीआई में एसबीआई ग्रुप के बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, एसबीओपी, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। उससे क्या हुआ है कि एसबीआई का जो कैपिटल रिस्क टू एडिक्वेसी रेशियो था जरूरत से ज्यादा था, चाहिए था 9.5 और था 11.5। तो अब बाकी के जो बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एक्सेट्रा, इनका कैपिटल रिस्क टू एडिक्वेसी रेशियो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो चाहिए था 9.5 कम था, वो था 8.5। तो दोनों के मर्जर से क्या होगा, गवर्नमेंट को जो पैसे देने पड़ते वो एसबीआई ने दे दिए। इन अ वे वो एसबीआई के मर्जर के साथ वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। सो दिस वाज ऑल गाइज फॉर टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन, विल मीट अगेन ऑन मंडे on this YouTube channel, Jatin Verma's IAS Academy YouTube channel. I have recorded a few more videos, most important topics of Indian economy, and in the last few days economic survey analysis was done, budget analysis was done on this YouTube channel itself. So you can watch those videos, important judgments of the Supreme Court, all these issues have been covered. So you can watch this video. You can subscribe to this YouTube channel as well to stay updated, to get alerts regarding the videos on this live sessions on this channel as well. Thank you. Bye bye guys. Good night.